बंटवारा का मुकदमा चल रहा है और बंटवारा के मुकदमा में दोनों पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ फाइल कर दिया है। और कॉम्प्रोमाइज़ फाइल कर दिया है तो कोर्ट के द्वारा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मांगा जा सकता है कि नहीं, ये सीधा प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है। लेकिन इसको समझने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ का जहाँ तक मैटर है और उसके बारे में कुछ बता देना चाहते हैं ताकि और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और दूसरी बात इन्होंने कहा है कि अगर प्रूफ मांगते हैं तो उसको एग्जीबिट करने के लिए कह सकते हैं कि नहीं, पार्टीज़ को डायरेक्शन दे सकते हैं कि नहीं कि डॉक्यूमेंट को प्रूव कीजिए। अब इस संबंध में अगर सीपीसी का प्रावधान देखेंगे तो कोर्ट को कहाँ कहाँ क्या पावर है सीपीसी में सब लिखा हुआ है। और अगर कोई स्पेशल और स्पेसिफिक प्रोविज़न सीपीसी में नहीं है किसी काम के लिए तो वैसे स्थिति में सीपीसी में 151 का सहारा लिया जाता है। तो 151 सीपीसी जो है कोर्ट के इनहेरेंट पावर को सेव करता है। वो पावर देता नहीं है कोर्ट को, इनहेरेंट पावर को सेव करता है। यानी कि कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कानून के तहत कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ, बंगाल आगरा आसाम सिविल कोर्ट एक्ट के अंदर कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ सिविल कोर्ट का, तो वो बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सिविल कोर्ट हैज़ गॉट इनहेरेंट पावर और इनहेरेंट जुरिडिक्शन, वो इम्प्लाइड है और उसी को सेव करता है 151। लेकिन इस पर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ को सेटल कर दिया है और बहुत सारा जजमेंट हाई कोर्ट का भी मिलेगा। 62 सुप्रीम कोर्ट से लेके 65 सुप्रीम कोर्ट और 66 और 67 सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट है। उसके बाद का 80 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो सभी जजमेंट में ये लिखा हुआ है कि इनहेरेंट पावर जो सीपीसी में है कोर्ट को कोई अलग से नया पावर नहीं देता है। ये जस्ट लाइक सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री और कम्प्लीमेंट्री मतलब है कि जो भी पावर कोर्ट को दिया गया है, सीपीसी के अगर मेरा पुराना लेक्चर जो जुडिशियल एकेडमी में दिया गया है करीब करीब 27 लेक्चर होगा, यूट्यूब पर सभी अवेलेबल है। अगर उसको 1 बाई 1 अगर सुनेंगे तो उसमें पावर एंड जुडिक्शन के ऊपर कई लेक्चर है, उससे आपको पता चलेगा। और सीपीसी का जो इन 3 पार्ट्स है, उसका जो अरेंजमेंट ऑफ सीपीसी ई लेक्चर खास के सुनेंगे तो उसमें हमने बताया है कि जो पावर दिया गया है कोर्ट को वो सेक्शन के द्वारा दिया गया है और पावर को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए ऑर्डर और रूल बनाया गया है। उस सेकेंड पार्ट में सीपीसी में। और थर्ड पार्ट में अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में सब फॉर्म्स दिया हुआ है, प्लीडिंग्स का और नोटिस और समन्स वगैरह का उसमें दिया हुआ। तो यहाँ पर ये जानना है कि कोर्ट को पावर है, इनहेरेंट पावर है और इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज कर करके कोई भी कार्य कोर्ट कर सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से जो लॉ सेटल हो गया, दैट हैज़ बिकम नाउ लॉ ऑफ द लैंड। चूँकि जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आर्टिकल 141 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत वो लॉ ऑफ लैंड बन जाता है। इट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल दी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट इन इंडिया। इवन की सुप्रीम कोर्ट के बेंच का, एक बेंच का दिया हुआ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच के ऊपर भी बाइंडिंग होता है। सेम स्ट्रेंथ का होता है तो भी बाइंडिंग होता है लॉ ऑफ प्रेसिडेंस के हिसाब से। उसी तरह से हाई कोर्ट में भी सेम स्ट्रेंथ का भी जजमेंट है जिसको कोऑर्डिनेट बेंच बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेट बेंच का जजमेंट भी कोऑर्डिनेट बेंच पर बाइंडिंग होता है। ये बाइंडिंग प्रेसिडेंट कहलाता है, लॉ ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं। अगर लार्जर बेंच का है तो बाइंडिंग होगा ही होगा। तो बाकी रहा हाई कोर्ट के अलावे अन्य सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, लोअर जुडिशियरी है या लोअर हायर जुडिशियरी है, वो सब के ऊपर बाइंडिंग है। यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइंडिंग दिया, जो जजमेंट दिया, वो बन गया लॉ ऑफ द लैंड बन गया। उसके हिसाब से कोर्ट पजेसेस ऑल दी पावर्स टू इम्पार्ट जस्टिस बिटवीन दी पार्टीज। किस लिए वो पावर दिया गया है? जस्टिस को डिलीवर करने के लिए और टू अवॉइड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ और अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट। जहाँ पर कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस हो रहा है या होने की संभावना है, उसको अवॉइड करने के लिए और जस्टिस करने के लिए वो पावर दिया गया। तो देखा जाएगा कि सीपीसी के अंतर्गत कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है कि नहीं उस कार्य के लिए। अगर है तो उसी सेक्शन और उसी ऑर्डर के हिसाब से वो कार्य किया जाएगा।
और उसी हिसाब से कोर्ट कर सकता है और करना चाहिए। अगर कोई ऑर्डर और सेक्शन में कुछ नहीं लिखा हुआ है तब सेक्शन 151 का सहारा लेना चाहिए। ये तात्पर्य हुआ। अब आइए डॉक्यूमेंट को फाइल करने के लिए डायरेक्शन, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट का अलग से प्रावधान एक बनाया गया है, वो चैप्टर 11 में है, ऑर्डर 11 में है। ऑर्डर 11 के रूल 14 में आप पाएंगे वो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में कहा गया है। तो कोर्ट को पावर है कि ऑर्डर 11 रूल 14 के प्रोविजंस के हिसाब से किसी भी पार्टी को किसी भी स्टेज में कभी भी आप डॉक्यूमेंट्स को फाइल करने के लिए डायरेक्शन दे सकते हैं। अदरवाइज स्पेसिफिक प्रोविजन तो है ही है। ऑर्डर 7 में प्रोविजन है, ऑर्डर 8 में प्रोविजन है कि प्लेंट फाइल करेगा तो प्लेंट के साथ सब जितना भी प्लेंट में डॉक्यूमेंट पर रिलाई किया है उस सब डॉक्यूमेंट को वो फाइल करेगा। अगर नहीं करेगा तो उसके हिसाब से भी डायरेक्शन दिया जा सकता है। वो डायरेक्शन होगा ऑर्डर 7 रूल 14 के तहत होगा कि व्हेन एनी plaintiff filed a suit and relies upon certain document in plaint and those documents have not been filed at the time of filing of the suit or along with the plaint or subsequent thereafter, then the court may direct such party to file such document at the stage of in view of the provisions of order 7 rule 14. Similar provision is with the case of written statement. रिटर्न स्टेटमेंट के साथ भी डिफेंडेंट अगर सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है जिस पर वो रिलाई करता है तो कोर्ट को पावर है ऑर्डर 8 के जो सब्सिक्वेंट प्रोविजन है उसमें डिफेंडेंट को ऑर्डर 8 के जो सब्सिक्वेंट रूल्स है उसके हिसाब से डायरेक्शन दे सकता है कोर्ट कि आप वो डॉक्यूमेंट फाइल कीजिए। तो ये स्पेसिफिक मैटर्स है वो प्लीडिंग से संबंधित है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट से संबंधित है और उसमें रेफर्ड डॉक्यूमेंट से संबंधित है। तो वो पावर वहाँ पर ऑर्डर 7 के चैप्टर में है और फिर ऑर्डर 8 के चैप्टर। अगर ये दोनों से जो डॉक्यूमेंट्स कवर है या नहीं भी कवर है उसके अलावे भी डॉक्यूमेंट के लिए डायरेक्शन देने का प्रावधान है ऑर्डर 13। जब केस का हियरिंग शुरू होता है इशू बनता है ऑर्डर 14 में तो उसके पहले है 13। तो पार्टीज अगर डॉक्यूमेंट्स पहले नहीं फाइल कर गया है, प्लेंट और WS के साथ अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं फाइल हुआ है, ऑर्डर 13 का स्टेज आ गया है तो कोर्ट दोनों पार्टी को डायरेक्शन देता है। उसमें जनरल डायरेक्शन भी हो सकता है और स्पेशल डायरेक्शन भी हो सकता है टू फाइल डॉक्यूमेंट्स। तो वो जो डायरेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट फाइल करने के लिए स्पेशली इन रेस्पेक्ट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स विच आउट टू हैव बीन फाइल्ड अलॉन्ग विद द प्लेंट और अलॉन्ग विद द रिटन स्टेटमेंट, उसके संदर्भ में जनरली दिया जाता है। या उसके अतिरिक्त कोई ऐसा रेलिवेंट डॉक्यूमेंट हो जिसके बारे में उसमें जिक्र नहीं किया गया हो लेकिन कोर्ट के नॉलेज में इशू बनाने के समय में या इशू के लिए फ्रेम करने के लिए वो डॉक्यूमेंट देखना जरूरी हो तो ऑर्डर 13 के स्टेज में या ऑर्डर 14 में जब इशू बनता है तो उस स्टेज में वो कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है। ऑर्डर 13 का पावर ऑर्डर 14 के स्टेज में भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। अब ये सब तो स्पेसिफिक हो गया अलग अलग काम के लिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ के समय में डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ का जहाँ चैप्टर है वो कॉम्प्रोमाइज़ का चैप्टर है ऑर्डर 23। ऑर्डर 23 रूल 3 में सर्टेन ड्यूटी दिया हुआ है कोर्ट का। तो उसमें कोर्ट को देखना है कि कॉम्प्रोमाइज़ लॉफुल है कि नहीं, और लॉफुल का जो उसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है नीचे में कि वो डॉक्यूमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो कॉम्प्रोमाइज़ जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वॉइड या वॉइडेबल है कि नहीं। अगर वॉइड या वॉइडेबल नहीं है तो लॉफुल होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सभी जानते हैं कि फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ड्यूरेस, ये सबसे जो टेंटेड होता है कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। उसी तरह से पार्टीज आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जैसे माइनर है, लुनेटिक है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए ये प्रोविज़न यहाँ बना दिया गया। डिटेल प्रोविज़न बनाने की आवश्यकता नहीं है कि ऑर्डर 23 के केस में यानी कि कॉम्प्रोमाइज केस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पूरा प्रोविज़न अट्रैक्ट हो जाता है। उसके प्रोविजंस को दिमाग में रखते हुए कोर्ट को काम करना है। तो कॉम्प्रोमाइज के प्रोविजन में क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है? तो कॉम्प्रोमाइज जो होता है उसमें एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ पार्टीज नहीं होता है। कोर्ट का जुडिशियल माइंड केस के मेरिट और डिमेरिट को कंसीडर करके एडजुडिकेट करने का नहीं होता है।
It is merely based on contract between the parties. Compromise is a contract between both the parties. जब it is a contract, then it is the duty of the court to to see that the contract is quite legal, valid and enforceable and acceptable in the eye of law. और reasonable, probable, ये सब तो है, ये सभी देखना है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. कंप्रोमाइज ये कॉन्ट्रैक्ट. तो कंप्रोमाइज जब कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑर्डर 23 put an obligation on the part of the court to consider that the compromise is lawful. And in order to consider that compromise is lawful, the court has to consider all the provisions of the Contract Act so far as legality and validity and propriety of the contract is concerned. वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी लिख सकता है. कॉन्ट्रैक्ट में गलत लिखा है, सही लिखा है, ये कोर्ट को देखने का नहीं. आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों नहीं लिखा. मान लीजिए कोई व्यक्ति बंटवारा के ही केस में, मान लीजिए प्लेंटिफ है, उसने क्लेम किया कि मेरा 8 आना शेयर है और कंप्रोमाइज में कह रहा है कि है 8 आना शेयर लेकिन हम 4 आना देते हैं और बाकी 12 आना शेयर मुदाले का है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं. तो कॉन्ट्ररी टू हिज ओरिजिनल क्लेम कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, ये उसका लिबर्टी है. वह ये भी कह सकता है कि हम पूरा अपना शेयर नहीं लेते हैं, सब डिफेंडेंट को देते हैं. तो जो ओरिजिनल क्लेम उसका प्लेंट में है उससे हट के उसका कॉन्ट्राडिक्टरी भी कॉम्प्रोमाइज में वो बोल सकता है और कर सकता है. इट इज, लेकिन वो जो है उसका अधिकार है, पार्टी का अधिकार है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता. लेकिन आजकल देखा जाता है कि बहुत सा कॉम्प्रोमाइज जो है फ्रॉडेंटली होता है, कोर्ट को धोखा में रख के किया जाता है या कोई मटेरियल कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हो जाता है और कुछ कॉलूसिव सूट भी फाइल होता है. अब खास करके पार्टीशन सूट में ऐसी संभावना रहती है. ऐसी संभावना रहती है क्यों कि मान लीजिए कि कोई सूट प्रॉपर्टी है जो उस फैमिली का नहीं है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के फैमिली का नहीं है, किसी थर्ड पार्टी का है. मान लीजिए 4 आइटम हो प्रॉपर्टी, उसमें एक आइटम किसी गैर व्यक्ति का है, थर्ड पार्टी का, या चारों ऐसा प्रॉपर्टी है जो इनके फैमिली का नहीं है और प्लेंटिफ और डिफेंडेंट मिल के सूट फाइल कर दे और बाद में कॉम्प्रोमाइज़ करके कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री प्राप्त कर ले और उस कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री को मिसयूज करके वो ज़मीन पर जा सकता है, झगड़ा झंझट कर सकता है, थाना पुलिस में दिखा करके वो अपना प्रभाव जमा सकता है और ज़बरदस्ती कब्जा कर सकता है. इस तरह से लिटिगेशन बढ़ा सकता है. तो ऐसी भी संभावना है. तो जब कोर्ट ये देखता है ऑर्डर 23 के स्टेज में कि ये लॉफुल है कि नहीं, तो उसमें प्री सपोज है कि ये भी देखना होता है कोर्ट को कि ये कॉलूसिव तो नहीं है. तो कॉलूसिव में जनरली देखिएगा कि अगर सूट फाइल होता है तो सूट फाइल होने के बाद प्लेंट एडमिट होता है, एडमिट होने के बाद समन्स जाता है, समन्स जाने के बाद सर्विस ऑफ समन्स होता है, तब डिफेंडेंट अपीयर करता है और उसका जो WS देने का टाइम लिमिट है, ये सब प्रोसीजर है. लेकिन बहुत सा केस में ऐसा देखने को मिला है कि प्लेंट फाइल हुआ उसके नेक्स्ट डेट पर या कुछ ही दिन के बाद या 1-2 डेट के बाद ही वो डिफेंडेंट अपीयर कर जाता है और अपीयर करने के बाद कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं देता है और एक आध टाइम पिटिशन देता है कि बातचीत चल रही है कॉम्प्रोमाइज़ की, या नेक्स्ट डेट में ही कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है. तो उसमें और ज़्यादा डाउट होता है कि पहले से ही लोग प्री प्लान करके कॉम्प्रोमाइज़ का ये सब सूट फाइल किया है फॉर द पर्पस ऑफ सोल ऑब्जेक्टिव टू अचीव कॉम्प्रोमाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी. इसके पीछे कारण और भी था पहले कि जब पार्टीशन के लिए कोई रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से पार्टीशन होता है तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी और कोर्ट फीस बहुत लगता था. सेल डीड में जैसे लगता है उस तरह से लगता था, तो बहुत खर्चा पड़ता था. तो खर्चा को बचाने के लिए लोग बंटवारा का मुकदमा एक पार्टी दायर कर दिया और दोनों पार्टी मिलकर कॉम्प्रोमाइज़ फाइल कर दिया, कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री बन गया. कॉम्प्रोमाइज़ डिग्री में जो शेड्यूल बन गया उसके आधार पर अब CO के यहाँ म्यूटेशन का एप्लीकेशन दे के रसीद कटवा लिए और उसका ज़मीन बिक्री करना हो या जैसे उपयोग में लाना हो, लोन लेना हो, जो भी काम करना हो सब लोग करते थे. तो अपने सुविधा के लिए पैसा कम खर्चा हो सिविल कोर्ट में आते थे. तो कुछ इस पर्पज़ से भी आते थे, तो उसमें भी बहुत डिले के बाद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं फाइल होता था, जल्दी जल्दी फाइल कर देते. और जहाँ पर कॉलूसिव रहता है वहाँ पर और जल्दी. तो कोर्ट को ये सब देखना लाजमी है, उसमें अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ जुडिशियल कॉन्शियंस, ये कोर्ट को देखना है कि लॉफुल है कि नहीं. तो अब उसी संदर्भ में अगर मान लीजिए कि ऐसा कोर्ट को लगता है कि ये कॉलूसिव सूट हो सकता है या ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी पर इसका प्लेंटिफ का टाइटल है कि नहीं है,
प्लेंट को पढ़ने से, जो ओरिजिनल केस है उसको पढ़ने से कोर्ट को अगर डाउट लगता है कि हो सकता है ये जो प्रॉपर्टी है इस पर प्लेंटिफ का टाइटल या प्लेंटिफ के फैमिली का टाइटल या प्लेंटिफ के जॉइंट फैमिली का टाइटल नहीं है, कैसे एक्वायर हुआ, अगर प्राइमा फेसी ऐसा पता चलता है, कोर्ट डाउट इंटरटेन करता है, तो उसको क्लियर करने के लिए कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है कि आप जो ये प्लॉट इन क्वेश्चन है या ये जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन है या शेड्यूल नंबर ये की प्रॉपर्टी है, आपके फैमिली को कैसे आया, आपका जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, इससे संदर्भित कौन सा डॉक्यूमेंट है, या उस डॉक्यूमेंट के बारे में अगर प्लेंट में जिक्र किया हो और कोर्ट की इच्छा हो कि डॉक्यूमेंट्स को देखा जाए, तो उस डॉक्यूमेंट को जिसका कि प्लेंट में जिक्र किया गया हो उसको भी मांग सकता है कोर्ट। और अगर नहीं कोई जिक्र किया गया हो और कोर्ट को डाउट होता है तो उससे संबंधित टाइटल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। तो ये वेल विद इन जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट है। वो ऑर्डर 23 के भी स्टेज में उसको सेटिस्फैक्शन के लिए वो मांग सकता है, वो इनहेरेंट है, स्पेसिफिक वहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन स्पेसिफिक ऑर्डर 11 रूल 14 में लिखा हुआ है। तो दो प्रोविजन ऑर्डर 7 का ऑर्डर 8 का तो है, डिफरेंट कंटेक्स्ट में डायरेक्शन देने का है, और ऑर्डर 23 में इन दी कंटेक्स्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज है। तो ये मटेरियल है कि सूट फॉर कॉम्प्रोमाइज है या सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल है या फॉर अदर पर्पस है। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी सूट में हो सकता है, और कॉम्प्रोमाइज़ का कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है। इट इज़ बिटवीन द पार्टी हु इंटर इनटू द कॉम्प्रोमाइज, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। कॉम्प्रोमाइज़ वैलिड और लीगल होना चाहिए। वैलिड और लीगल होने के लिए क्या है, इट शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इट शुड नॉट बी फॉरबिडन बाई लॉ। अगर लॉ से फॉरबिडन है और वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है तो कॉम्प्रोमाइज़ वैलिड नहीं है। तो बहुत सा ऐसा उदाहरण मिलेगा जो कि लॉ से फॉरबिडन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कई बार जुडिशियल एकेडमी में क्लास में ही बताए हैं, बीबीसी एक्ट में एक प्रावधान है कि कोई भी लैंडलॉर्ड 1 महीना से ज़्यादा का लैंड रेंट एडवांस में डिमांड नहीं कर सकता है और न रियलाइज कर सकता है फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ टेनेंसी और फॉर क्रिएशन ऑफ टेनेंसी और फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेनेंसी। अगर कोई डॉक्यूमेंट में 1 महीना से ज़्यादा का किराया एडवांस में लिया गया हो तो डॉक्यूमेंट वॉइड है। उस डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर कोई क्लेम करता है तो क्लेम एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह से कोई भी एविक्शन सूट में डिफेंडेंट को खाली नहीं कराया जा सकता है जब तक कि इविक्शन की डिग्री पास बाई सिविल कोर्ट नहीं हो। सिविल कोर्ट का डिग्री चाहिए, और भी डिग्री चाहिए। सेक्शन 11 में जो ग्राउंड दिया हुआ है 4-5 ग्राउंड, उसमें किसी भी एक ग्राउंड के आधार पर एविक्शन का डिग्री चाहिए। लेकिन एक इविक्शन सूट में ये रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट का, कई बार इसके बारे में हम बताए हैं। 1987 AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट में है कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एविक्शन सूट में कॉम्प्रोमाइज कर लिया कि डिफेंडेंट को के विरुद्ध एविक्शन की डिग्री दी जाती है प्लेंटिफ के पक्ष में, और डिफेंडेंट को दिया जाता है 1 महीने का समय दिया जाता है खाली करने के लिए। एक बाई वर्च्यू ऑफ कॉम्प्रोमाइज हो गया, कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर उसको खाली करने के लिए हो गया। तो ई कॉम्प्रोमाइज़ के बाद क्या हुआ, प्लेंटिफ ने डायरेक्ट एक्सक्यूशन केस फाइल कर दिया। 1 महीना का जो टाइम दिया हुआ था कॉम्प्रोमाइज़ में खाली करने का, डिफेंडेंट ने खाली नहीं किया। जब डिफेंडेंट ने खाली नहीं किया तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट में एक्सक्यूशन केस लाया गया। एक्सक्यूशन में डिफेंडेंट की ओर से ये पॉइंट रेज किया गया कि डिग्री एक्सक्यूटेबल ही नहीं है। क्यों नहीं एक्सक्यूटेबल है कि डिग्री जो है कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ है जो कॉन्ट्ररी टू लॉ है, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ लॉ है। क्योंकि एविक्शन का डिग्री जब भी होगा तो पास होगा 4-5 में से कोई ग्राउंड जो 11A में लिखा हुआ रहेगा। ये जो सिंपल कॉम्प्रोमाइज़ सहमति के आधार पर हुआ है, तो सहमति के आधार पर किसी भी कोर्ट सिविल कोर्ट को एविक्शन डिग्री पास करने का अधिकार नहीं है। तो उसके कॉन्ट्ररी है, उसके बियॉन्ड है। Therefore, the degree itself is not valid in accordance with law because it has been passed in contravention of the provisions of Section 11 of the BBC Act. तो जहाँ पर कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है और कॉन्ट्ररी टू लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना गया, अनइन्फोर्सेबल माना गया। इसीलिए कोर्ट का ड्यूटी बढ़ जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ में जो टर्म्स वगैरह दिया हुआ है वो वैलिड है और लीगल है कि नहीं।
तो जहाँ कहीं भी आपको डाउट हो तो आप डॉक्यूमेंट के लिए मांग सकते हैं। अब जैसे डॉक्यूमेंट मांगे हैं तो उस डॉक्यूमेंट को आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। तो चूंकि वो डॉक्यूमेंट प्लेंटिफ अगर प्रोड्यूस करता है तो आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में डिफेंडेंट से भी पूछ सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को आप एडमिट करते हैं या इस डॉक्यूमेंट को डिनाई करते हैं। अगर प्लेंटिफ ना एडमिट करता है ना डिनाई करता है डिफेंडेंट, या एडमिट कर लेता है, तो उसको फॉर्मल प्रूफ कराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप लिख सकते हैं इट इज एडमिटेड डॉक्यूमेंट, प्लेंटिफ हैज फाइल इट एंड डिफेंडेंट हैज आल्सो एडमिटेड दिस डॉक्यूमेंट, तो उसको खुद आप देख सकते हैं। और उसमें फॉर्मल प्रूफ वेव भी कर सकते हैं। फॉर्मल प्रूफ को वेव करके भी आप देख सकते हैं, या पार्टी से कह सकते हैं कि आप इसको फॉर्मल प्रूफ वेव कर दीजिए, आपके तरफ से हम इसको एग्जीक्यूट मार्क कर सकते हैं। एग्जीक्यूट मार्क करना कोई ज़रूरी नहीं है। एग्जीक्यूट मार्क इसलिए किया जाता है कि वंस ए डॉक्यूमेंट इज फाइल्ड it has to be looked into by the court unless it is marked an exhibit, means it has been admitted into evidence. एविडेंस में एडमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मल प्रूफ के हिसाब से प्रूव कराना पड़ता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का प्राइमरी डॉक्यूमेंट सेकेंडरी डॉक्यूमेंट का प्रोविजन बना हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट को कैसे प्रूव किया जाएगा। क्यों प्रूव किया जाता है कि डॉक्यूमेंट सिर्फ फाइल कर देने से कोर्ट के सामने वो एडमिसिबल है कि नहीं कोर्ट उसको नहीं देख सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट उसका एडमिशन होना चाहिए। The admission of document according to Evidence Act means it has to be proved in accordance with the provisions of Evidence Act। तब जाके वो इसीलिए एग्जीक्यूट मार्क होता है। वो एक सिंपल चिन्ह है कि ये डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस है। एविडेंस में एडमिशन होने का मतलब है एग्जीक्यूट मार्क हुआ, इसका मतलब इतना है। तो जो एविडेंस में एडमिट कर लिया गया अकॉर्डिंग टू लॉ उसी को कोर्ट देखेगा, और जो एडमिट नहीं हुआ है अकॉर्डिंग टू लॉ उसको कोर्ट नहीं देखता है। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। वो जब एडजुडिकेशन होता है किसी पॉइंट पर, किसी इशू पर, कंटेस्टेड मैटर में, तो ऐसी स्थिति में ये सब देखा। लेकिन कंप्रोमाइज के मैटर में भी आप कह सकते हैं कि फॉर्मल प्रूफ वेव कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं। फॉर्मल प्रूफ वेव कर सकता है पार्टी, और बिना फॉर्मल प्रूफ वेव के भी आप उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। इट इज एडमिटेड डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं। प्रूफ करना जरूरी है, चूंकि आप ये भी लिख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल हुआ है फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द प्लेंटिफ विच हैज नॉट बीन डिनाइड बाय द डिफेंडेंट ऑन बीइंग आस्क्ड अबाउट इट्स लीगलिटी एंड वैलिडिटी, और सिंस इट इज ए स्टेज ऑफ कॉम्प्रोमाइज आई हैव टू एग्जामिन दिस डॉक्यूमेंट्स, तो आप उसको देख सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ एसर्टेनिंग दैट वेदर दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द प्लेंटिफ, क्या पर्पस है देखने का। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट्स अगर है तो डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर आपको अभी एडजुडिकेट नहीं करना है। कॉम्प्रोमाइज एक्सेप्टेबल है कि नहीं, इस संदर्भ में एक्सेप्ट किया जा सकता है कि नहीं, और लॉफुल टर्म्स एंड कंडीशंस है कि नहीं, उसको समझने के लिए उस संदर्भ में अगर वो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तभी वो डॉक्यूमेंट आप मांग सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। और चूंकि इतना ही नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ जब फाइल होता है, आज तक बहुत तरह कॉम्प्रोमाइज़ चैलेंज भी होता है। अब कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ को चैलेंज करने के लिए मुकदमा भी पहले होता था। पहले तो सूट भी आता था फ्रॉड वगैरह का, तो सूट और बाड हो गया। उसी ऑर्डर 23 रूल 3 का जो प्रोविजो है उसमें दिया हुआ है नीचे में कि अलग से सूट नहीं फाइल होगा। उसी कोर्ट में वो पिटिशन पड़ेगा, वो देखेगा कोर्ट की लॉफुल है कि नहीं, ये सब इंक्वायरी होगा, कोर्ट फाइल करेगा, उसको एडजुडिकेट करेगा। तो ये सब झंझट से बचने के लिए आजकल जो प्रैक्टिस में है अब वो करना चाहिए। कोर्ट हैज़ टू सेटिस्फाई इट्स जुडिशियल कॉन्शियंस फर्स्टली दैट कॉम्प्रोमाइज इज जेन्युइन है, सेकेंडली इट इज़ वैलिड, एंड थर्डली इट इज़ एक्सेप्टेबल इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जब तीनों इंग्रेडिएंट हो जाता है तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले जेन्युइननेस के लिए क्या होता है, जितने पार्टीज हैं सूट में सभी पार्टीज का उस पर दस्तखत है कि नहीं ये देखना होगा। उनके वकील का दस्तखत है कि नहीं, वो वकील का दस्तखत है, पार्टी का दस्तखत है, तब उनको बुला करके डॉक में एग्जामिन किया जाएगा ऑन ओथ, और उनसे पूछा जाएगा कि आपने क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है। खास करके अगर लेडीज हो, इलिटरेट पर्सन हो, ओल्ड लेडी हो, या उस केस में कुछ माइनर का भी इंटरेस्ट हो, तो माइनर के केस में तो एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, वो गार्जियन का जीएल का उसका भी दस्तखत देना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज़ पर, और एक जीएल का सर्टिफिकेट होता है कि कॉम्प्रोमाइज इज इन द इंटरेस्ट ऑफ माइनर। ये सब चीज़ देखना पड़ता है। उसी तरह से
ऑर्डर 1 रूल 8 का रिप्रेजेंटेटिव सूट अगर है तो वो रिप्रेजेंटेटिव सूट में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो उसमें कोर्ट से फिर लीव लेना पड़ता है। तो कोर्ट से लीव लेना पड़ता है। माइनर के केस में भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, माइनर के केस में भी लीव लेना पड़ता है। तो ये सब प्रक्रिया पूरा करने के बाद और दोनों पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज़ में दस्तखत किए हैं उस सभी पार्टीज के लोगों का बयान शपथ पर लेने के बाद कोर्ट को लगता है कि नहीं ये सब जेन्युइन है, तब कोर्ट एक्सेप्ट करता है कॉम्प्रोमाइज़ और तब लिखा जाता है कि सूट इज डिस्पोज ऑफ इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। इवन देयर आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज पिटिशन शैल बिकम पार्ट ऑफ द डिग्री, वो डिग्री बन जाता है, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है कंटेंट्स ऑफ द कॉम्प्रोमाइज पिटिशन है वो डिग्री का पार्ट हो जाएगा, लेकिन इट डज नॉट कम अंडर द एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ डिग्री, क्योंकि एडजुडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ द पार्टीज बाय कोर्ट नहीं हुआ। इट इज इन फैक्ट एज पर प्रैक्टिस हैज बिकम part of the degree, but it is not a degree technically as defined under section 2E of the CPC। तो डिग्री हो गया, तो डिग्री होने के बावजूद भी उसका जो कंटेंट्स है वो कोर्ट का फाइंडिंग या जजमेंट नहीं माना जाता है। कॉम्प्रोमाइज इज डिग्री इज नॉट ए जजमेंट एंड फाइंडिंग ऑफ द कोर्ट, इट इज मियरली एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज हु एंटर इनटू द कॉम्प्रोमाइज। उसका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट तो वैलिड हो गया अकॉर्डिंग टू लॉ हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए कॉम्प्रोमाइज के स्टेज में कोर्ट को, ये आपका आंसर ये हुआ, कोर्ट को ये अधिकार है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को देखने का, और उसके लिए पर्पस यही है कि आपको जेन्युइन है कि नहीं, वैलिड है कि नहीं, लीगल है कि नहीं, और जिस प्रॉपर्टी के बारे में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है उसके संबंध में अगर कुछ छानबीन करना है तो कोर्ट इज नॉट पावरलेस, कोर्ट उसको भी देख सकता है, लेकिन पर्पस यही है, मोटो ही है। तो आपका सीधा प्रश्न है कि हम डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं कि नहीं, प्रूफ के रूप में मांग सकते हैं कि नहीं, और प्रूफ करने के लिए कह सकते हैं कि नहीं, तो दोनों कह सकते हैं। यहाँ पर हालांकि बिना फॉर्मल प्रूफ के भी वो डॉक्यूमेंट कोर्ट देख सकता है फॉर द पर्पस ऑफ असरटेनिंग जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। वो इनहेरेंट पावर के तहत आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर एविडेंस एक्ट का ट्रूली एप्लीकेशन नहीं है, चूँकि पार्टी जो है कोई अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए नहीं दे रहा है। इट इज जस्ट लाइक बिकम ए डॉक्यूमेंट विच हैज बीन कॉल्ड फॉर एट द इंस्टेंस ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ। अब इसके बाद आपका सवाल है कि कॉम्प्रोमाइज के लिए क्या WS फाइल करना जरूरी है। दूसरा सवाल है बिना WS फाइल किए हुए कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर आज प्लेंट फाइल हुआ है और आज एडमिट हो गया है तो कल भी कॉम्प्रोमाइज फाइल हो सकता है, उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है और कोई उसमें बार नहीं है कहीं। लेकिन जितना जल्दी फाइल होता है, जैसा कि हमने बताया, कुछ कॉलूसिव मुकदमा भी हो सकता है, कुछ अल्टीरियर मोटिव से भी ऐसा मुकदमा हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए कोर्ट को थोड़ा सस्पिशियस निगाह से पहले देखना चाहिए और बाद में उसको सेटिस्फाई हो। तो जहाँ तक कानून की प्रक्रिया की बात है तो दोनों प्रश्न में आपका आंसर यही है कि आपको डॉक्यूमेंट्स मांगने का अधिकार है। प्रूफ की आवश्यकता, अगर वैसा डॉक्यूमेंट है जो बिना फॉर्मल प्रूफ के लगता है कि आप उसको नहीं देख सकते हैं, तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए जो डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करता है वो पार्टी, उसका एडमिशन उसका है ही है डॉक्यूमेंट का, तो एडमिशन का भी प्रावधान है CPC में। आप उससे पूछ सकते हैं डू यू एडमिट दिस डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन एंड वैलिड डॉक्यूमेंट। डिफेंडेंट से भी पूछ सकते हैं वैलिड एंड जेन्युइन डॉक्यूमेंट। अगर एडमिट कर लेता है तो ऑन एडमिशन भी उसको आप मार्क भी कर सकते हैं, उस समय भी मार्क कर सकते हैं, आप बिना मार्क किए भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और आपको पावर प्रोडक्शन का है और रेगुलेशन रूल 14 में सीधे आप लिखने का प्रावधान जरूरत नहीं, आप डायरेक्शन दे सकते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ का स्टेज देखना है तो स्टेज देखना है, उसका एक ही पर्पस है कि कहूँ कॉलूसिव तो नहीं है और कुछ कंडक्ट ऑफ पार्टी से अगर ये पता चलता है तो वो दिया जा सकता है। उसके लिए रिटन स्टेटमेंट होना जरूरी नहीं है, और रिटन स्टेटमेंट अगर है तो रिटन स्टेटमेंट में क्या क्लेम है उससे हट करके यहाँ क्या स्टेटमेंट दिया है वो सब इमैटेरियल है। कॉम्प्रोमाइज़ में गिव एंड टेक होता है, कुछ प्लेंटिफ अपना दावा छोड़ता है, कुछ डिफेंडेंट अपना दावा छोड़ता है, जनरली जेन्युइन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो मेन देखना है कि बोनाफाइड है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं,
और सब पार्टी ने इसको दस्तखत किया है कि नहीं है। जो पार्टी दस्तखत किया है वो समझ-बूझ के किया है कि उसको धोखा से करा लिया गया है या उसको दबाव दे के करा लिया गया है या डरा-धमका के करा लिया। क्योंकि ऐसा भी एक केस मेरे पास है कॉम्प्रोमाइज़ का, जिसमें बाद में कॉम्प्रोमाइज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए आया कि पिस्तौल दिखा करके हमसे दस्तखत करा लिया गया था। तो ऐसा भी केस होता है और झूठ बोल करके भी कराया जाता है। तो ये सब देखना कोर्ट का काम है और ऐसी स्थिति में कोर्ट को सब पावर है। तो सब जज साहब जिन्होंने ये सवाल किया है, ये आपके लिए तथा जितने भी जुडिशल ऑफिसर हैं उस सबों के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका आंसर भी हम डिटेल में इसलिए दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ होने से कोर्ट को भी सहूलियत है, पार्टीज़ को भी सहूलियत है, न्याय प्रक्रिया सुगम हो जाती है और कम समय में न्याय मिल जाता है। तो अगर अच्छा माहौल रहता है दोनों पार्टी के बीच में तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ को हमेशा इनकरेज करना चाहिए ताकि आपका न्यायालय पर भी बोझ कम हो और पार्टीज़ को भी आसान से जो उद्देश्य के लिए कोर्ट में आता है उसको जस्टिस मिल जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ लीगल हो, जेन्युइन हो, बोनाफाइड हो, वैलिड हो, ऐसा देखना चाहिए। इसके देखने के लिए आप कुछ भी आदेश दे सकते हैं और डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं और किसी भी स्टेज में आप कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट हो जाता है, जजमेंट के दिन तक के भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है और यहाँ तक कि जजमेंट होने के बाद भी अपीलेट स्टेज में भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। कई बार जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट सेटिसाइड करने के लिए अगर कोई सेल डीड सेटिसाइड करने के लिए सूट लाए उसमें भी ये किया जा सकता है। जैसे आपने जो प्रश्न किया था सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड है तो उसमें WS देना कोई ज़रूरी है कि नहीं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए? कोई ज़रूरी नहीं। अगर हमने सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड फाइल किया है, प्लेंटिफ हम है और डिफेंडेंट कह रहा है कि नहीं ये वैलिड है, सही है, तो बाद में कॉम्प्रोमाइज़ से दोनों पार्टी कह सकते हैं कि सेल डीड को कैंसिल कर दिया जाए। और जहाँ पर कि दोनों पार्टी कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट सही है लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ से उसको हम कैंसिल करा सकते हैं। तो ये तो सेल डीड क्या, जैसे एक कोर्ट से डिग्री पास हो गया और वो डिग्री के अगेंस्ट में अगर अपील चल रहा है तो अपीलेट कोर्ट में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो हाँ दोनों पार्टी को बाई कॉम्प्रोमाइज़ ये अधिकार है कहने का कि लोअर कोर्ट का जो डिग्री है उसको सेट असाइड कर दिया है। अपीलेट कोर्ट को पावर है तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ विद द एग्रीमेंट ऑफ बोथ द पार्टीज द डिग्री पास्ड बाई लोअर कोर्ट में बी सेट असाइड, तो और अपील को अलाउ कर दिया जाए तो सेट असाइड हो सकता है। यानी कि मान लीजिए कि प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, अब प्लेंटिफ के पक्ष में डिग्री हो गया, अपील फाइल किया डिफेंडेंट ने, अब किसी भी वजह से कारण जो भी हो तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट का अपील अलाउ हो जाता तो कोर्ट के जजमेंट एंड अपीलेट कोर्ट के जजमेंट एंड फाइंडिंग के बाद वो सेट असाइड होता, लोअर कोर्ट का डिग्री और जजमेंट सेट असाइड होता। लेकिन अपीलेट कोर्ट में जाकर के दोनों पार्टी राजी खुशी से कॉम्प्रोमाइज़ करके ये रिलीफ मांग सकते हैं अपीलेट कोर्ट से कि ये लोअर कोर्ट के जजमेंट एंड डिग्री को सेटिसाइड कर दिया जाए और अपील को अलाउ किया। इट इज़ ऑल्सो परमिसिबल। तो बाई कंसेंट ऑफ पार्टीज एनी डॉक्यूमेंट कैन ऑल्सो बी कैंसिल्ड और एनी डिग्री और जजमेंट कैन ऑल्सो बी सेट असाइड और कैंसिल, बट द पावर ऑफ कैंसिलेशन वुड बी ऑलवेज बाई अपीलेट कोर्ट इन अपील ऑल्सो, बिकॉज अपीलेट कोर्ट को सेट असाइड करने का पावर है। उस सेम कोर्ट में अगर रिव्यू का मैटर होता है तभी वो रिव्यू हो सकता है, तो उसका अलग प्रावधान है। वो कॉम्प्रोमाइज़ से रिव्यू नहीं होता है और रिव्यू के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ ये डिफरेंट मैटर है, रिव्यू ये डिफरेंट मैटर। तो इस कंटेक्स्ट में हमने कहा कि इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सूट कॉम्प्रोमाइज़ कैन बी अराइव्ड एट, लेकिन उसके पीछे अगर हमेशा ध्यान रखिएगा कि लॉफुल है कि नहीं। लॉफुल है क्या मतलब है क्या कि पार्टीज टू कॉम्प्रोमाइज और कॉम्पिटेंट पर्सन टू कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इज लीगल एंड वैलिड, इट इज नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और इट इज नॉट फॉरबिडन बाय लॉ और इट इज नॉट टेंटेड बाय एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जैसे कि माइनस कॉन्ट्रैक्ट, लुनेटिक कॉन्ट्रैक्ट और पर्सन्स हु इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस पर्सन, ये सब जो है फ्रॉड, फोर्जरी, ये सब जो है कॉम्प्रोमाइज़ को इनवैलिड बनाता है। तो ऐसी स्थिति में वो लॉफुल नहीं रहेगा। तो लॉफुल नहीं रहेगा तो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सब देखने के लिए कोर्ट को पूरा अधिकार है
और इसी अधिकार के तहत कोर्ट को स्टेटमेंट लेने का भी अधिकार है। ऑर्डर 23 में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि पार्टी जो कॉम्प्रोमाइज़ करेगा उसका गवाही लिया जाएगा। पहले के ज़माना में 77 के पहले इनवेरिएबली आप 80-90 तक ज़्यादातर कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज़ फाइल होता था, सिर्फ लोग देखते थे कि लॉयर का दस्तखत है कि नहीं। तो दस्तखत हो गया, लॉयर दोनों पार्टी मिल के खड़ा हो गया, पार्टीज को लोग पूछते भी नहीं थे, बुलाते भी नहीं थे, पार्टीज का दस्तखत है, लॉयर्स का दस्तखत है दोनों पार्टी का, तो यही ऑर्डर शीट में आता था, बोथ पार्टीज हैव साइन एंड देयर एडवोकेट्स हैव आल्सो साइन, इट इज एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्ट हो जाता था। आज की तारीख में कुछ ऐसा केसेस देखने को मिलने लगा जिसमें कुछ गड़बड़ी पाया गया और फ्रॉडलेंटली किया गया, कॉम्प्रोमाइज़ किया गया, गलत तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ एक्सेप्ट करवा लिया गया। वो सब केसेज में जब बाद में विवाद हुआ और ये सब देखा गया, तब प्रैक्टिस में ये सब एडॉप्ट किया गया है कि नहीं, हर पार्टी का दस्तखत होगा और हर पार्टी का स्टेटमेंट ऑन ओथ होगा, और उससे कोर्ट पूछ करके ये सेटिस्फाइड हो जाएगा कि उसने जानबूझ के समझबूझ करके कॉम्प्रोमाइज़ पर दस्तखत किया, और कॉम्प्रोमाइज़ के कंटेंट्स की उसको जानकारी है, क्या लिखा हुआ है आमीनली उसको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सीधे दस्तखत कर लिया कॉम्प्रोमाइज़ के साथ। तो यही रहा आपके प्रश्न का, सभी प्रश्नों का उत्तर, और फिर अगर और कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।